Hey everyone, welcome back. I'm Abhishek Gaurav from IIT BHU. तो पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब इस वीडियो में सॉलिड एंगल के बारे में समझते हैं। वैसे सॉलिड एंगल हमें यूज़ कहाँ पे आएगा? तो सॉलिड एंगल भी फ्लक्स कैलकुलेशन में मतलब हमें हेल्प करेगा। अब वो कैसे करेगा हम जब क्वेश्चन देखेंगे तब पता चलेगा। जैसे अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज और किसी डिस्क से आपसे अगर नेट फ्लक्स पूछे तो उसमें सॉलिड एंगल का अगर यूज़ करें तो उस क्वेश्चन को ईजिली ही सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि उसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे उसको सॉल्व करना है। बट सॉलिड एंगल से बहुत ही ज़्यादा ईजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सेकंड में ही ख़त्म कर सकते हैं सवाल को। तो एक बार समझते हैं सॉलिड एंगल को। सॉलिड एंगल होता क्या है? तो अगर डेफिनेशन देखें तो फॉर ए 3D कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी किसी भी 3D कर्व्ड सरफेस एरिया हम अगर है के लिए, फॉर ए 3D कर्व्ड सरफेस एरिया एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एंगल सबटेंड कर रहा होगा वो जो 3D कर्व्ड सरफेस एरिया है उसे हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं या कहते हैं। तो जैसा मतलब एंगल क्या होता है, एक बार एंगल से रिलेट करके इसको देखते हैं। एंगल होता है, अगर एंगल देखें तो कोई आर्क जो है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो अपना एंगल होता है, थीटा होता है। जो कि अगर इस आर्क का लेंथ अगर एल ले और ये रेडियस आर होता है तो यहाँ से अपना थीटा जो होता है, मतलब एंगल थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस होता है। सिमिलरली सॉलिड एंगल होगा क्या? सॉलिड एंगल होगा कि जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब अगर ऐसा कुछ कर्व्ड सरफेस एरिया अपने पास, ये कर्व्ड सरफेस एरिया अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो भी एंगल सबटेंड कर रहा होगा, ये पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये जो पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया है इधर का, ये जो भी इस सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। मतलब ये जो एंगल होगा ये सॉलिड एंगल, मतलब 3D एंगल आप इसको समझ सकते हैं, कुछ इस टाइप का नहीं। मतलब जैसे एक कोण, इसको आप समझ ले, अज्यूम करें कि ये कोण है और इस कोण का जो एंगल ये वाला है वो एंगल अपना सॉलिड एंगल हो जाएगा। तो अब इस केस में अगर देखें, इस केस में एंगल जो अपना होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है, यानी थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो इस सॉलिड एंगल के केस में क्या होगा, इसका एरिया जो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इस कर्व्ड सरफेस का एरिया ओवर ये जो रेडियस होगा इसका, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हर एक पॉइंट का अगर देखें तो रेडियस डिस्टेंस सेम होने वाला है, जिसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई कर्व है तो इस कर्व पे अगर यहाँ पे, जैसे कुछ भी कर्व हो सकता है, इस टाइप का भी कर्व हो सकता है, बट अगर इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं इस वाले पॉइंट पे, और ये जो सर्कल का रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो सिमिलरली इसमें देखिए ये जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर में अगर हम सर्कल ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप का सर्कल बनेगा। इस टाइप का सर्कल अगर बनता है तो उन सभी का रेडियस या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर यही होने वाला है इस वाले कोण के केस में। तो ये हो जाएगा अपना कर्व्ड सरफेस एरिया ओवर ये जो डिस्टेंस आर है ओवर आर स्क्वायर, और इसका यूनिट स्टेरेडियन होता है सॉलिड एंगल का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब जिस तरह से ये एंगल होता है, मतलब कोई भी आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस होता है। सिमिलरली ये सॉलिड एंगल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ओवर आर स्क्वायर के बराबर। अब देखते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है। तो हमें इसमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान एक चीज़ ये रखना है कि ये जो सॉलिड एंगल होगा वो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ओवर आर स्क्वायर के बराबर होने वाला है, जहाँ पे आर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब इसका स्टैंडर्ड वैल्यू अगर देखें तो अगर हमारे पास एक ये कर्व्ड सरफेस एरिया अगर ले लेते हैं, ये जो है कुछ कर्व्ड सरफेस एरिया इसका, और ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये इसका रेडियस आर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया।
ये भी आर ही होगा। तो अब किसी भी पॉइंट से इस सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया हम लोग यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये जो सरफेस एरिया का फॉर्मेशन हो रहा है, इस वाले सरफेस एरिया पे अगर कहीं भी जाके देखें, किसी भी पॉइंट को अगर अज्यूम करें, इस पॉइंट से भी देखें तो भी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर ही होने वाला है, तो ये भी आर ही होगा। यहाँ से भी अगर देखें तो ये आर ही होगा। मतलब आप इसको अज्यूम कर सकते हैं कि एक आपके पास कोई बॉल हो और बॉल को यहाँ से अगर हम कट कर दे रहे हैं, इस बॉल को अगर यहाँ से कट कर देते हैं तो भी तो ये सेंटर पे, मतलब हर एक पॉइंट जो होगा वो आर ही डिस्टेंस मतलब सेंटर से होगा, कोई सा भी पॉइंट ले ले। तो आप इसको इस तरह से एक बार समझ सकते हैं। तो ये अपना कोण यहाँ पे हो गया, कोण बन गया यहाँ पे। अब इस कोण बनने के कारण ये जो एंगल मान लेते हैं, जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो थीटा एंगल है। अब ये कौन सा एंगल है? ये अपना पहले वाला एंगल है, जो मतलब कुछ इस तरह का होता है। मतलब कोई अगर इसको सेमी वर्टेक्स एंगल भी बोलते हैं। सेमी वर्टेक्स एंगल क्या हुआ कि ये जो वर्टिकल मतलब एक्सिस है इसका, ये एक्सिस इससे कितना एंगल बना रहा है, तो ये अगर कुछ थीटा एंगल बना रहा है तो जो अपना सॉलिड एंगल होगा इसका वो होगा 2 पाई सॉलिड एंगल। इसका समथिंग कर्व्ड सरफेस एरिया कुछ ना कुछ होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा वो देखते हैं, मतलब वो देखते हैं बाद में, बट पहले अभी इसका सॉलिड एंगल जो भी होगा उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू, अगर ये सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा है, यहाँ पे सेमी वर्टेक्स एंगल अगर थीटा है तो जो सॉलिड एंगल होगा वो होगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा अपना सॉलिड एंगल। इसका डेरिवेशन हम लोग आगे देखेंगे कैसे क्या होता है, बट अभी आप इसको ध्यान रखिए कि ये जो सॉलिड एंगल होगा वो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा, और इसका कुछ ना कुछ कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर किसके होगा, अगर इस फॉर्मूला से आए तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। सी एस ए इज इक्वल्स टू सॉलिड एंगल जो भी होगा ओमेगा इंटू आर स्क्वायर के बराबर। तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया इसका देखें तो वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। तो इसका भी डेरिवेशन अभी हम लोग देखने वाले हैं, बट आपको मेन डेरिवेशन से ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं, बस आप उसे समझने के लिए देख सकते हैं और याद रख सकते हैं, ताकि मतलब थोड़ा समझ में आए कि चीज़ें होती कैसे हैं, मतलब क्या होने वाला है यहाँ पे। बट मेनली आपको याद ही रखना है, इस सॉलिड एंगल का फॉर्मूला जो है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपको याद रखना है। यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया भी हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं इसके डेरिवेशन पार्ट पे। तो इसको डिराइव कैसे करें? डिराइव करने के लिए करेंगे क्या हम लोग कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल किसी तरह कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से सॉलिड एंगल का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो अपना कर्व्ड सरफेस एरिया ओवर आर स्क्वायर के बराबर है। तो अगर इस कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, उसको अगर आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये सॉलिड एंगल आ जाएगा। अब इस कर्व्ड सरफेस एरिया को कैसे फाइंड आउट करें वो देखते हैं हम लोग। तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस एरिया, एक ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, और ये सेंटर पे इसका सेमी वर्टेक्स एंगल जो होगा वो कुछ सेमी वर्टेक्स एंगल मतलब ये जो वर्टिकल एक्सिस है, इस वर्टिकल से ये जो ये वाला जो मतलब ये दोनों रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो थीटा एंगल बना रहा है। तो सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा हो गया। अब यहाँ पे डेरिवेशन देख क्या रहे हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया का। इसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, यानी इसका जो भी एरिया होगा, ये जो एरिया होगा, इसका जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऊपर का यहाँ से यहाँ तक का जो भी एरिया होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया। तो अब इसे कैसे फाइंड आउट करें? तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से मतलब इस एक्सिस से, ये जो एक्सिस है इससे कुछ फाई एंगल पे जाके, मतलब फाई एंगल पे जाते हैं थोड़ा, यहाँ से फाई एंगल पे आए, यहाँ पे फाई एंगल पे एक यहाँ पे जो भी रिंग बन रहा होगा, कुछ इस तरह का रिंग बन रहा होगा, और इस फाई एंगल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डी फाई एंगल, मतलब ये जो दूसरा सेक्शन है वो डी फाई एंगल है।
मतलब ये जो एंगल हो गया, ये वाला एंगल डी फाई हो गया, यानी फाई एंगल पे जाके एक डी फाई एलिमेंट कंसीडर करते हैं। अब इसके कारण कुछ दूसरा इस तरह से बन रहा होगा। अब हम करेंगे क्या कि ये जो छोटा सा एलिमेंट है, ये वाला छोटा सा एलिमेंट, अगर इसको मिटा दे तो एक बार, ये था अपना कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम लोग किए क्या कि यहाँ से फाई एंगल पे जाके, इसको मिटा ही देते हैं, ये अपना वर्टिकल एक्सिस हो गया। अब इस वर्टिकल एक्सिस से फाई एंगल पे जाके एक डी फाई एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ये वाला डी फाई, इसका वैल्यू है डी फाई। अब यहाँ पे जो दो रिंग बन रहा होगा, एक तो ये वाला रिंग और दूसरा ये वाला। अब हमें करना क्या है कि हमें इस छोटे से एलिमेंट का, ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इस छोटे से एलिमेंट का हमें एरिया निकालना है, कैलकुलेट करना है किसी तरह इस छोटे से एलिमेंट का। तो अब अगर इस छोटे से एलिमेंट को यहाँ से अगर हम कट करके निकाल लें तो ये कुछ स्ट्रीप टाइप ही बन जाएगा। अब एक चीज़ और, अगर यहाँ से अगर कोई एंगल ये थीटा होता है और अगर ये रेडियस आर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो आर इंटू थीटा के बराबर होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर लेंथ ऑफ आर किसको एल अगर अज्यूम करें, लेंथ ऑफ आर, तो लेंथ मतलब यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर का अपॉन रेडियस होता है। तो यहाँ से लेंथ ऑफ आर इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू थीटा के बराबर आ जाएगा। तो अब अगर इसका ये जो लेंथ है, ये अगर लेंथ फाइंड आउट करें तो ये भी आर है, ये भी आर है, और इन दोनों के बीच का एंगल डी फाई, यानी कुछ इस तरह का सीन बन रहा है यहाँ पे, ये भी आर और इन दोनों के बीच का एंगल डी फाई, ये वाला एंगल जो है वो डी फाई है। तो ये जो लेंथ होगा वो अपना आर इंटू डी फाई के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का अगर डिस्टेंस देखें तो आर इंटू डी फाई के बराबर आ गया। अब हमें इसका अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो हम करेंगे क्या, इसको यहाँ से कट कर ले, इस स्ट्रीप जो यहाँ पे बन रहा होगा, एक स्ट्रीप टाइप ही तो बन रहा होगा, मतलब जो बैंड होता है हाथ का बैंड, आप वो भी समझ सकते हैं, तो उस टाइप ही कुछ बनेगा। अब इसमें होगा क्या, इसको कट करके अगर निकाल ले यहाँ से, तो कट करके निकालने के बाद कुछ इस तरह का बन जाएगा, मतलब इसको यहाँ से कट करे और निकाल ले तो कुछ इस तरह का बैंड टाइप मतलब हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो बैंड होगा उसका ये जो विड्थ है, ये विड्थ तो हम लोग यहाँ से आर डी फाई के बराबर लिख सकते हैं। और इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वही तो इसका रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। तो अब अगर ये ट्राइंगल देखें, मतलब ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा होगा, कुछ इस तरह का ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहा होगा, जैसे यहाँ से यहाँ का तो ये हो गया, और यहाँ से हम लोग फाई एंगल पे जाके एक एलिमेंट कंसीडर किए हैं, ये वाला डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इंटू साइन फाई के बराबर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर साइन फाई। तो ये जो रेडियस होगा इसका वो भी आर साइन फाई के बराबर ही होगा, ये हो गया आर साइन फाई। तो अब अगर इसको कट करें यहाँ से, इसको किसी तरह यहाँ से कट कर देते हैं, कट करने के बाद अपने पास एक स्ट्रिप बनने वाला है। यह स्ट्रिप का ये जो विड्थ होगा, ये विड्थ आर इंटू डी फाई के बराबर है, और ये जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मतलब रेडियस इसका देखें तो आर साइन फाई के बराबर है, यानी इसका पेरीमीटर ही तो इसका लेंथ होने वाला है। इस वाले रिंग का जो भी पेरीमीटर होगा वो इसका लेंथ होगा। तो ये हो गया 2 पाई इंटू आर साइन फाई के बराबर। तो अब इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होगा क्या, इसका एरिया समथिंग डी ए, स्मॉल एरिया डी ए अज्यूम करते हैं। ये डी ए बराबर किसके होगा, लेंथ, इसका जो लेंथ होगा इंटू इसका विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ कितना हो गया, 2 पाई आर साइन फाई इंटू आर डी फाई, ये हो जाएगा अपना इसका इस छोटे से एलिमेंट का एरिया। अब हमें करना क्या है कि ये जो छोटा सा एलिमेंट है, अब इससे हमें पूरा ही एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर एरिया हमें कैलकुलेट करना हो तो एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर इसको मैं मिटाऊँ, थोड़ा सही से लिखूँ, तो अपने पास कुछ इस टाइप का स्ट्रिप बना, इस स्ट्रिप का जो
ए विड्थ था वो आर डी फाई के बराबर, आर इंटू डी फाई के बराबर, और ए वाला 2 पाई आर साइन फाई के बराबर। तो इसका डी एरिया जो आया वो 2 पाई आर साइन फाई इंटू आर डी फाई के बराबर आ गया। अब हमें टोटल एरिया अगर इसका कैलकुलेट करना है तो एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी ए, जो कि कर्व सरफेस एरिया ही होने वाला है। इंटीग्रल डी ए इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई डी फाई। अब 2 पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है इसका इंटीग्रल, तो इसको बाहर ले आते हैं, यानी एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन फाई डी फाई। अब इस फाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा? इनिशियली अगर देखें तो फाई, ये जो हम लोग एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं वो इनिशियली ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का एंगल क्या होगा? फाई 0 है। और फाइनली जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो कुछ इस वाले सर्कल पे या इस वाले रिंग पे लाई कर रहा होगा, जिसका वैल्यू थीटा के बराबर है। मतलब कर्व्स यहाँ पे सेमी वर्टेक्स एंगल अपने पास थीटा था, तो वो थीटा के बराबर ही एंगल यहाँ पे आने वाला है। तो इसका लिमिट 0 टू थीटा, यानी एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन फाई डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस फाई, माइनस ऑफ कॉस फाई, और इसका 0 टू थीटा लिमिट पुट करें तो, यानी एरिया 2 पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो इसका वैल्यू 1। तो ओवरऑल अगर एरिया देखें तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर आ गया। तो कर्व सरफेस एरिया जो अपना आया वो फाइनली बराबर आया 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के। तो यहाँ से लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया जो अपना आ गया वो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। सॉलिड एंगल होता क्या है? कर्व सरफेस एरिया ओवर आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। तो इसको आर स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दे तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ही आ गया। यानी अगर कुछ इस तरह का, आई होप आप इसको समझ गए होंगे, इसको आप लोग नोट कर ले, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। तो एक बार समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास एक कोन हो या फिर मतलब कुछ कर्व सरफेस एरिया कुछ इस तरह का अपने पास मतलब ऑब्जेक्ट हो या कुछ भी हो, जो कि यहाँ पे सेंटर पे मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के बराबर हो, और ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा हो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा हो, यानी सेमी वर्टेक्स एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल ये अगर थीटा के बराबर हो। तो अगर सेमी वर्टिकल एंगल थीटा के बराबर होगा तो इस केस में जो अपना एरिया आएगा वो ये जो कर्व सरफेस एरिया होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब इसका जो भी ये एरिया आने वाला है वो बराबर होगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के। ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब इससे जो सॉलिड एंगल आएगा, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ओवर आर स्क्वायर, यानी सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, तो सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये अपना सॉलिड एंगल आ चुका है। अब अगर देखें कुछ केस वगैरह देखते हैं इससे, मतलब ये जो एरिया, इसको भी तो हमें पता चलना चाहिए कि एरिया सही बताएगा या गलत। मतलब हो सकता है हम लोग ऐसे डिराइव तो कर चुके हैं बट मे भी वो गलत बता दे, तो उसके लिए करेंगे क्या, कुछ केसेस देखते हैं। अगर हमारे पास एक हेमिस्फीयर हो, अगर हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का अगर कर्व सरफेस एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये जो सेमी वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री हो गया, सेमी वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री हो गया, यानी एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 90 डिग्री। इसका वैल्यू तो 0, यानी एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर के केस में, और यही तो उसका एरिया होता है 2 पाई इंटू आर स्क्वायर के बराबर हेमिस्फीयर के केस में। सेकेंड देखें, अगर हमारे पास स्फीयर हो, यहीं पे लिख लेते हैं, सेकेंड अगर हमारे पास स्फीयर हो तो स्फीयर के केस में कुछ इस तरह का बनेगा,
और ये सेमी वर्टेक्स एंगल जो होगा वो इस बार 180 डिग्री के बराबर हो गया, यानी एरिया इज इक्वल टू 2πr² इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 180 डिग्री, इसका वैल्यू -1, यानी एरिया इज इक्वल टू 2πr² इंटू 1 माइनस -1, यानी एरिया इज इक्वल टू 2πr² इंटू 2 के बराबर, यानी एरिया इज इक्वल टू 4πr²। अब यही तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर कोई स्फीयर देखे तो स्फीयर का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब इसमें हमें समझना यही था कि इसको डेराइव कैसे करें। अब इसका डेरिवेशन कोई आपसे पूछेगा नहीं, बट आपको अगर ध्यान रहे तो मतलब आप कहीं भी दिक्कत अगर परेशानी वगैरह कुछ हो तो आप उससे कर सकते हैं डेरिवेशन वगैरह, बट ये कोई डेरिवेशन जरूरी है नहीं। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, ये सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2π/1 माइनस कॉस थीटा और कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू सॉलिड एंगल इंटू r²। बस ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। मतलब एक ये वाला कि जो मतलब सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2π/1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, एक ये फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया सॉलिड एंगल इंटू r², दूसरा फॉर्मूला सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2π/1 माइनस कॉस थीटा। बस यही दोनों फॉर्मूला अगर आपको ध्यान रहे तो इन दोनों फॉर्मूला से आप लोग मतलब कर सकते हैं। अब इसका हम कुछ एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज हो, मतलब उसका मैं थोड़ा ये कर देता हूँ। इसमें होगा क्या कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज हो, यहाँ पे क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक डिस्क रखा हुआ है, तो इस डिस्क से इस पॉइंट चार्ज के कारण कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा वो अगर फाइंड आउट करना है तो एक तो तरीका है, एक मेथड है कि यहाँ से हम लोग किसी r डिस्टेंस पे जाके dr एलिमेंट कंसीडर करें और फिर उस तरह से मतलब कुछ इस एलिमेंट के थ्रू मतलब कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो फाइंड आउट करें, और बाकी मतलब फिर धीरे धीरे इंटीग्रेट करें, जो भी हो मतलब वो करके फाइंड आउट करें। तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा, मतलब ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बट दूसरा तरीका है सॉलिड एंगल के यूज़ से भी हम लोग कर सकते हैं। वो कैसे, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मतलब उसको देख के समझते हैं कैसे उसको कर सकते हैं। इसको मतलब ये तरीका भी हम लोग, ये वाला मेथड भी देखेंगे और वो जो सॉलिड एंगल से फाइंड आउट करेंगे, दोनों मेथड देखेंगे। उसके बाद आप खुद ही देखना कौन सा इजी मेथड है, उस हिसाब से आप लोग मतलब चूज़ करना। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप अपना जो भी मतलब फीडबैक वगैरह है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कुछ मतलब अच्छा ख़राब या जो भी अच्छा बुरा जो भी हो, मतलब सुधार करने की कोशिश की जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।